एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग सरल आवर्त गति के 10 महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। महा इंपॉर्टेंट का मतलब है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने शब्द यूज किया है महा इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पर आ चुका है। लिखा हुआ है कि एक पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, सरल रेखा में सरल आवर्त गति कर रहा है और उस लाइन की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ है, देखिए आपको मैंने पेंडुलम में लास्ट में बताया हुआ है कि ऑसिलेशन में ये एम्पलीट्यूड है, आयाम है, और ये भी आयाम होता है। इस तरह का एक लेंथ है, एक लाइन है, उसकी लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और इसमें पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। यानी कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि ये 2a दिया हुआ है, क्योंकि माध्य स्थिति से मध्य बिंदु से जो आधी दूरी होती है या एक किनारे की दूरी होती है, सिरे की दूरी होती है, वो आयाम होती है। ठीक है, तो ये a है और ये भी a है, तो यहां पर 2a बराबर 4 होगा, तो यहां पर आयाम आ गया 2 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जब वो अपनी माध्य अवस्था से गुजरता है, जब मध्य बिंदु से गुजरता है, तो उसका वेग दिया है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माध्य स्थिति से जब गुजरेगा तो उसका माध्य स्थिति से गुजरेगा तो उसका जो वेग होता है वो अधिकतम वेग होता है। ये लास्ट लेक्चर बताया जा चुका है। तो ये है v max। सभी बच्चों को पता है कि v max होता है a ओमेगा, और यहां पर ओमेगा का मतलब है 2 पाई अपान कैपिटल T। v max की वैल्यू 12 है, यहां रखिए आप, ये हुई 12 है। a का मान 2 सेंटीमीटर है, 2 पाई पाई है अपॉन t निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। तो t बराबर आएगा 4 पाई अपान 12 या पाई अपान 3 या 1 पॉइंट, इसकी पाई की वैल्यू है 3.14 डिवाइडेड बाई 3, तो यह आएगा 1.047 सेकेंड, क्योंकि टाइम पीरियड का मात्रक होगा सेकेंड। तो इस लिहाज से आपका ऑप्शन सही है यहां पर बी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर देखिए आ चुका है। क्या लिखा हुआ इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट में एक लोलक लटका हुआ है, और जब लिफ्ट रुकी हुई है तो उस लोलक का जो आवर्तकाल दिया गया है वो t दिया गया है, और जब लिफ्ट g/3 त्वरण से ऊपर की ओर चलने लगती है तो उस लिफ्ट के अंदर उस लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? मतलब लिफ्ट है, उस लिफ्ट के अंदर एक पेंडुलम सस्पेंड हुआ है, लटका हुआ है, एंड नाउ द लिफ्ट स्टार्ट टू मूव अपवर्ड विद एक्सेलरेशन g/3, देन व्हाट विल बी टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? हमें उस लोलक का आवर्तकाल बताना है। क्वेश्चन में फिर से एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन लिखा गया है कि लिफ्ट के अंदर जो लोलक है उसका आवर्तकाल दिया गया है t। अब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, उसका त्वरण कितना दिया बेटा? उसका त्वरण है g/3, g गुरुत्वीय त्वरण है। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है, when any lift is moving upward, जब कोई लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है, किसी त्वरण से चलती है, तो उसका जो आवर्तकाल होता है वो होता है 2 पाई रूट L/g प्लस a। ये फॉर्मूला है आपको। ऊपर जब लिफ्ट जाएगी किसी त्वरण से, a त्वरण से यहां माना गया है, ठीक है, तो यहां पर अगर हम इस a की वैल्यू रखें तो t डैश आता है 2 पाई अंडर रूट L/g प्लस g/3। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा 2 पाई, ये देखिए यहां 3 हो जाएगा, 3g ऑफ t 4g हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 3/4, और इनटू में आएगा आपका L/g। थोड़ा इसको और शुद्ध रूप में लिखें तो 2 पाई रूट L/g इंटू रूट 3/2
2 कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर रूट हुआ 2। ठीक है, आपको ये पता होगा कि ये जो दिया जा रहा है t बराबर 2 पाई रूट l बाई जी, ये उस समय उस लोलक का आवर्तकाल है जब लिफ्ट रुकी होगी। यानी ये जो t दिया था ये एक्चुअली यही दिया था कि जब लिफ्ट हमारी विराम में है, रेस्ट में है, तो उसका आवर्तकाल इतना लिखा जाना चाहिए। तो यहां पर जब इसकी जगह पर हम ये t रखेंगे तो t डैश बराबर आएगा हमारा √3/2t। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है बी। क्लियर हुआ? देख लीजिएगा एक बार करके आप, इसका भी सही ऑप्शन क्या है, बी। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए लिखा हुआ है कि एक लोलक का निर्वात में टाइम पीरियड t है, वैक्यूम में इस लोलक का जो आवर्तकाल है वो t है। ये कहां पर बेटा, वैक्यूम में है। वैक्यूम का मतलब है निर्वात में। पूछा गया है कि उस द्रव में इसका आवर्तकाल क्या होगा जिसका घनत्व गोलक के घनत्व का 1/8 गुना है, या ये कहा गया क्वेश्चन में कि इस लोलक को एक ऐसे द्रव में डुबोया गया है जिसके गोलक का घनत्व उस द्रव के घनत्व का 8 गुना है। यदि हम यहां पर गोलक के घनत्व की बात करते हैं, गोलक का घनत्व अगर लें, मान लीजिए हमने गोलक का घनत्व लिया रो, तो और यहां हमने द्रव का घनत्व, जिस द्रव में डुबोया गया है, द्रव का घनत्व हमने कंसीडर करा है यहां पर सिग्मा। तो यहां क्वेश्चन ये है कि गोलक का घनत्व जो है वो द्रव के घनत्व का कितना है, 8 गुना है। मतलब ये है डेंसिटी ऑफ बॉब is equal to 8 times of density of liquid, 8 times of density of liquid। गोलक का घनत्व द्रव के घनत्व का 8 गुना है, तो ऐसे द्रव में उस लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, what will be time period of that pendulum in such liquid which have time period t in vacuum। एक फॉर्मूला हमारे पास है, हम सबको याद रखना पड़ेगा कि अगर निर्वात में आवर्तकाल t है मान लीजिए, और उस लिक्विड में द्रव में आवर्तकाल, द्रव में अगर लोलक का आवर्तकाल हम कहते हैं, द्रव में लोलक का आवर्तकाल हमने बोला t प्राइम, t डैश है, तो t डैश बराबर होता है 2 पाई, t डैश बराबर होगा रूट रो अपान रो माइनस सिग्मा इनटू टी। इस फार्मूले को यूज करना चाहिए। अगर किसी भी पेंडुलम को किसी लिक्विड में डुबोया गया है तो उसका आवर्तकाल उस लिक्विड में होगा रो, रूट के अंदर रो अपान रो माइनस सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई टी। आप अगर वैल्यू रखें यहां पर, देखिए रो 8 गुना है सिग्मा का, यानी सिग्मा अगर 1 होगा तो रो का मान 8 हो जाएगा। तो हम ऐसा ही लिख दे इसमें, टी डैश बराबर निकलेगा, रो का मान 8 हमने बताया, और रो 8 है, सिग्मा को हमने क्या बोला 1, सिग्मा 1 होगा तो रो 8 गुना होगा। चाहे ऐसे कर लीजिए या फिर रो की वैल्यू 8 सिग्मा यहां पर पुट कर दीजिए, एक ही इशू है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो हमारा जवाब आया टी डैश बराबर अंडर रूट 8/7 इंटू टी। यानी जितना आवर्तकाल वैक्यूम में है उसका अंडर रूट 8/7 गुना उस लिक्विड में हो जाएगा जिसकी डेंसिटी उस लिक्विड की 8 गुनी है। क्लियर हो गया ये? ध्यान रखिए। एक बात और समझिए कि किसी भी पेंडुलम को अगर लिक्विड में इमर्स करते हैं, डुबोते हैं और उसके अंदर ऑसिलेशन करवाते हैं, दोलन करवाते हैं, तो हमेशा उसका आवर्तकाल बढ़ता है। और अगर पेंडुलम को ऐसे द्रव में डिप कर दें, ऐसे द्रव में इमर्स कर दें जिसका विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, तो ऐसे लिक्विड के अंदर उस लोलक का आवर्तकाल इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाता है। जैसे शहद है, हनी के अंदर अगर कोई पेंडुलम हम ऑसिलेट करवाएं
तो उसका आवर्तकाल ऑलमोस्ट इनफाइनाइट ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि प्लेट है, उसका आवर्तकाल t है, प्लेट को दोलित कराया गया है, उसका ऑसिलेशन कराया गया है, उसका टाइम पे t निकल रहा है, उस पर एक दूसरी प्लेट रख दी जाती है, तो आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान दीजिए, एक प्लेट है, इसका आवर्तकाल कितना है बेटा? t है, कैपिटल T। अब कह रहा है इस प्लेट पर हमने एक दूसरी प्लेट रख दी, तो कह रहा अब इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? प्यारे बच्चों, अगर अब इसका आवर्तकाल t डैश हो जाए तो यकीन मानिए कि t डैश बराबर क्या होना चाहिए? t डैश बराबर t ही होगा, क्योंकि हमने बताया है लोलक के आवर्तकाल में द्रव्यमान का कोई फर्क नहीं, कोई प्रभाव नहीं। मास बढ़ाने से लोलक का आवर्तकाल न बढ़ता है और न घटता है। हमने एग्जांपल दिया था उस दिन कि कोई लड़की झूला झूल रही है, अगर दूसरी लड़की झूले पर आकर बैठ जाती है तो उस झूले के आवर्तकाल में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान से मुक्त है, द्रव्यमान का उसमें कोई मतलब नहीं बनता। तो पहली प्लेट का आवर्तकाल t था, दूसरी प्लेट और रख दी गई, अब अगर आवर्तकाल t डैश हो गया हो तो t डैश बराबर क्या होना चाहिए? t होना चाहिए, अर्थात आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, नियत रहेगा। इस लिहाज से इसका ऑप्शन सही हमारा C। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड में लिखा हुआ, आप देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। एक वैन है, उसकी छत से पेंडुलम लटकाया गया, उसका आवर्तकाल t है। कार है, उसकी छत में एक पेंडुलम लटका हुआ, देखिए मैं कार बना रहा हूं, देखिए कार बनाना नहीं आता इतना अच्छे से, ये पेंडुलम लटका हुआ है और कार एक समान वेग से आगे बढ़ रही है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है, उसकी स्पीड है v, जो भी स्पीड है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से चली जा रही हो। कह रहा है अब पेंडुलम के आवर्तकाल में क्या फर्क पड़ेगा? यदि कार त्वरित होती, यदि कार एक्सीलरेटेड होती, यदि कार में त्वरण होता, उसमें एक्सेलरेशन होता, तो निश्चित रूप से इसके आवर्तकाल में फर्क पड़ जाता। यदि हम मान लें कि कार a त्वरण से आगे जा रही है, इफ कार इज एक्सीलरेटेड दैट टाइम द टाइम पीरियड विल बी, तो इस अवस्था में आवर्तकाल का सूत्र कुछ इस तरह से लिखा जाता बेटा, इस तरह लिखा जाता, t डैश बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपान a स्क्वायर पर g स्क्वायर का रूट करो। क्लियर है? और यहां से देखने से पता चल रहा है कि अगर कार त्वरित होगी, एक्सेलरेट होगी, त्वरण होगा, तो निश्चित रूप से आवर्तकाल कम हो जाएगा। उस पेंडुलम का, उस लोलक का आवर्तकाल जो उस त्वरित कार से बंधा हुआ है, लटका हुआ है, उसका आवर्तकाल निश्चित रूप से कम हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू यहां पड़ रही है। सामान्यतः सूत्र में आप देखते हैं t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई g होती है, और जब कार त्वरित है तो यहां वैल्यू में वृद्धि हो रही है, जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो 100% है कि आवर्तकाल का मान कम हो जाएगा। लेकिन यहां पर कार त्वरित नहीं है, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेग कांस्टेंट हो, सारी दुनिया को पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि अगर वेग कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी नियत है, तो उसका त्वरण बेटा 0 होता है। और आप जब यहां पर a को 0 रखेंगे तो फिर से फार्मूला क्या बन जाएगा? t बराबर 2 पाई रूट l बाई g, यानी जितना पहले था उसका आवर्तकाल उतना ही इसका आवर्तकाल अब भी रहेगा। अर्थात जब कार एक समान वेग से आगे बढ़ेगी तो उस लटके हुए पेंडुलम के आवर्तकाल में कोई फर्क, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि दो स्प्रिंग है, समान लंबाई के स्प्रिंग है दोनों, जिनके बल नियतांक K1 और K2 हैं। इनके बल नियतांक फोर्स कांस्टेंट दिए हुए हैं K1 और K2, या स्प्रिंग कांस्टेंट कह लीजिए आप। ठीक है, दोनों स्प्रिंग इस सिचुएशन में लटकाई गई हैं और इनसे एक m मास का बॉडी भी लटकाया गया है। अब अगर m मास की बॉडी को दोलन कराया जाए, ऑसिलेशन कराया जाता है, तो इसके आवर्तकाल का सूत्र क्या होगा? बेटा आवर्तकाल का सूत्र हमेशा यही होता है स्प्रिंग का, t बराबर 2 पाई अंडर रूट के अंदर m बाई k। लेकिन यहां पर दो स्प्रिंग हैं, तो दोनों स्प्रिंग के
इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उस तुल्य वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन होगा। तो अगर हमें 2-3 स्प्रिंग है सीरीज या पैरेलल किसी क्रम में जुड़ी हुई है तो हमें वहां तुल्य निकालना पड़ता है। तो यहाँ क्यों ना इस सूत्र में फिलहाल लिख दें E इक्विवेलेंट। EQ का मतलब है तुल्य, जो इनके समतुल्य वैल्यू देगा वो क्या है। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये दोनों स्प्रिंग समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं, पैरेलल में जोड़ी गई हैं। और आप मैं लिख देता हूं कि अगर बेटा स्प्रिंग पैरेलल में जुड़ी हो, पैरेलल समझ रहे हो ना, समांतर क्रम में जुड़ी हो, अगर दो स्प्रिंग समांतर क्रम में जुड़ी हो तो उनका जो इक्विवेलेंट आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो सीधा सीधा K1 प्लस K2 निकाला जाता है। और अगर ये स्प्रिंग सीरीज में हो मित्रों, अगर ये सीरीज में है, अगर ये श्रेणी क्रम में है, तो निश्चित रूप से इसका जो इक्विवेलेंट निकलेगा वो कुछ इस लिहाज से निकाला जाएगा। K इक्विवेलेंट बराबर होगा K1 K2 अपान K1 प्लस K2, इस तरह निकलेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहां पर ये जो सिस्टम दिया हुआ है स्प्रिंग का, ये पैरेलल में दिया हुआ, समांतर क्रम में दिया हुआ है। अगर ये समांतर क्रम में है तो इक्विवेलेंट यही तो होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा भाई? इक्विवेलेंट होगा K1 प्लस K2। और अगर हम इस इक्विवेलेंट की वैल्यू को यहां रख देंगे तो हमें आवर्तकाल मिल जाएगा T बराबर 2 पाई अंडर रूट के अंदर m बाई, और K इक्विवेलेंट का मतलब होता है यहां पर K1 प्लस K2। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। मित्रों अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि K 2K 4K और 8K, K 2K 4K और 8K ऐसे करके अनंत, ऐसे इस तरह के बलनियतांक की अनंत स्प्रिंग है जो सीरीज में जोड़ी गई है, श्रेणी क्रम में जोड़ी गई है। तो इनका जो तुल्य निकलेगा, तुल्य स्प्रिंग नियतांक कितना निकलेगा? बेटा स्प्रिंग कौन कौन से हमारे पास है? K है, 2K है, 4K है, आपका 8K है, ऐसे करके कहां तक है बेटा? इनफाइनाइट तक है। अब इनका हमें इक्विवेलेंट निकालना है, क्योंकि सीरीज में जोड़ी गई है बेटा। बेटा श्रेणी क्रम में जोड़ी गई है। श्रेणी क्रम को अभी हमने बताया था आपको कि श्रेणी क्रम में जब जुड़ती है स्प्रिंग तो इस लिहाज से जोड़ी जाती है। 1/K इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस 1/K4 एंड सो ऑन डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, जब तक यहां तक जोड़ना हो ऐसे जोड़ लेते हैं। तो यहां हम जोड़ते हैं K इक्विवेलेंट बराबर होगा बेटा 1/K प्लस 1/2K प्लस 1/4K प्लस 1/8K एंड सो ऑन प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। प्यारे बच्चों अगर हम यहां से 1/K कॉमन कर लेंगे तो ये बनता है 1 प्लस 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब बनेगा ना अप टू इंफिनिटी। आप देख रहे हैं कि ये एक प्रकार की गुणोत्तर श्रेणी है, एक प्रकार की ज्योमेट्रिकल सीरीज चल रही है, गुणोत्तर श्रेणी चल रही है। और इस गुणोत्तर श्रेणी का इनफाइनाइट टर्म आपको ऐड करना है, अनंत पदों का योग लेना है। तो आपने पढ़ा हुआ है बचपन में अपने कि अगर गुणोत्तर श्रेणी चल रही हो और उसके अनंत पदों का योग निकालना हो तो अनंत पदों का योग होता है a/1 माइनस r, याद है? जहां पर a होता है फर्स्ट टर्म और r जो है वो कॉमन डिफरेंस है, सर्वांतर है उसका, कॉमन डिफरेंस है उसका, याद रखिएगा। फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस स्मॉल r। तो यहां पर पहला टर्म क्या है बेटा? 1 है, 1 माइनस r कितना बनेगा? 1/2। तो इस सब में 1/2 है, देखिए वही डिवाइड होता जा रहा है आपका, ऐसे मल्टीप्लाई होता जा रहा है। देखिए सब में 1/2, इसमें 1 मल्टीप्लाई हो गया, फिर और हो गया क्यूब बन गया, यहां पर आया 1/2। सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 2/K। जब आप K इक्विवेलेंट निकालेंगे, यहां से K इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये कितना आ जाता बेटा? K/2। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है बेटा? कोई डाउट नहीं? अगला क्वेश्चन मित्रों देखिए बोर्ड पे आ चुका है, देखिए ध्यान से गौर से पढ़िए, करने की कोशिश भी करिए आप लोग। लिखा है वेग और विस्थापन के बीच सरल आवर्त गति में वेग और विस्थापन के बीच किस तरह का ग्राफ होना चाहिए? which type graph should be plotted between velocity and displacement। तो हमें पता है
कि वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या बताया गया था, याद करिए, ओमेगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, याद होगा बच्चों आपको। यहां पर वेलोसिटी है ये और डिस्प्लेसमेंट है आपका ये, इन दोनों के बीच हमको ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए कैसा ग्राफ, आप अगर देखकर सोचेंगे तो कभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको देखने से लगता होगा कि v और y में y भी जो है सिंगल पावर का चल रहा है और v भी सिंगल पावर का चल रहा है, तो आपको लगेगा कि v और y के बीच ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। या कई मतलब बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि v और y का यहाँ स्क्वायर चल रहा है, यहाँ v सिंगल पावर में चल रहा है, तो लड़के सोचेंगे कि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा है और यहाँ पर ये बनेगा एक परवलय पैराबोला, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, स्क्वायर करिए दोनों तरफ का, पहले तो स्क्वायर जब करेंगे इस तरह प्राप्त होगा आपको, ओमेगा स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर हुआ बेटा। वाई स्क्वायर को इधर ले आइए, वाई स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का भी डिवाइड कर दें, v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और यहां भी आएगा a स्क्वायर बराबर 1। आपको देखने से लगता है कि ये किसका इक्वेशन है, आपने पढ़ा है बचपन में, बहुत सारे समीकरण पढ़े हैं, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1, याद है किसका इक्वेशन होता है ये, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये दीर्घवृत्त का समीकरण है बच्चों, ये इलिप्स का इक्वेशन है। इसलिए जो y वर्सेस v का जो ग्राफ प्लॉट होगा वो क्या होगा बेटा, इलिप्स होगा। क्या होगा बेटा, बोलो बेटा क्या होगा, दीर्घवृत्त होगा। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर पढ़ें इसको, 100% ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इस क्वेश्चन में दिया कि चार हमारे पास स्क्वायर्स हैं, गोले हैं, एक गोला खोखला है, दूसरे गोले में रेत पूरी भरी हुई और तीसरे गोले में मरकरी है, चौथे गोले में मरकरी भरी हुई है, बस चौथे गोले में जो मरकरी वो हाफ भरी हुई, आधा भरा हुआ है, ठीक है। गोलों की साइज समान है, बनाने में दिक्कत हुई, क्वेश्चन में सेम साइज के दिए हुए हैं, ठीक। पूछा गया है इनके आवर्तकाल t1, t2 और t3 हैं, इनमें क्या रिलेशन होगा। एक बात ध्यान दीजिए, अगर गोले सेम साइज के हैं तो उनके सेंटर ऑफ मास भी सेम होंगे, मतलब है कि ये तीनों गोले, चारों गोले हैं, लेकिन ये पूरा भरा हुआ है रेत से, ये पूरा भरा हुआ मरकरी से, और ये पूरा खोखला है, इन तीनों के सेंटर ऑफ मास इनके सेंटर पर ही होंगे, यानी इनकी दूरियां बराबर होंगी तीनों की। अगर दूरियां बराबर है तो आवर्तकाल भी बराबर होंगे, तो इन तीनों के आवर्तकाल बराबर देखिए, क्यों इसी में लिख रहा और इसमें लिख रहा आवर्तकाल बराबर, इसमें लिख रहा आवर्तकाल बराबर और इसमें आ रहा है, ठीक। एक बात, दूसरा बात, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर नहीं होगा, क्योंकि इसमें आधा मरकरी भरा हुआ है, और अगर मरकरी आधी है तो उसका सेंटर ऑफ मास नीचे की ओर होगा, उससे सेंटर से नीचे की ओर, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र सदैव अधिक द्रव्यमान की ओर शिफ्ट हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ द्रव्यमान अधिक, यहाँ इस साइड में है, इस ओर है, इसलिए इसका द्रव्यमान के नीचे की ओर होगा, फलस्वरूप इसकी जो दूरी होगी वो ज्यादा होगी इनकी अपेक्षा। अगर इसकी दूरी ज्यादा होगी तो नो डाउट इसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। तो केवल चौथा ऑप्शन है जो इस बात को बताता है कि इन तीनों के आवर्तकाल बराबर हैं, लेकिन जो चौथा वाला है जो आधा भरा हुआ है उसका जो आवर्तकाल है वो इन तीनों से ज्यादा होगा। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन सही है, फोर्थ नंबर। क्वेश्चन आज जो स्क्रीन पर देख क्या लिखा हुआ कि लोलक को एक ऐसी जगह पे ले जाए जहां पर गुरुत्वीय त्वरण 2% कम हो जाए। अगर गुरुत्वीय त्वरण 2% कम हो जाए तो उस जगह पे उस लोलक के आवर्तकाल में जो प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी वो कितनी होगी। देखिए ध्यान दीजिए, हमसे कहा गया है कि लोलक का आवर्त जी के मान में कितनी कमी करना है, 2% की कमी करना है। तो आवर्तकाल में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। बेटा रिलेशन हमने बताया था t बराबर 2 पाई अंडर रूट के अंदर L बाई जी। यहां से आप देखिए कि t का जो g से संबंध है वो ऐसा ही है। अगर हम परसेंट की बात करते हैं, अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं तो t% होगा आपका 1/2 इंटू g%। एक बात और तय कर लीजिए यहां पर, वो बात ये है कि g का g से उल्टा रिलेशन है। मतलब अगर g का मान घटेगा तो t बढ़ेगा और अगर g बढ़ेगा तो t घट जाएगा। g को 2% कम किया गया है।
आप जी का मान यहां अगर रखते हैं 2%, तो आपका जवाब आता है 1%। लेकिन ये 1% क्या है? वृद्धि। क्यों? क्योंकि जी का मान कम होगा तो टी का मान बढ़ जाएगा, और जी का मान अगर 2% कम किया जाएगा तो टी का मान 1% वृद्धि करेगा, 1% बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? बहुत अच्छा सवाल है और छोटा सवाल है। कोई डाउट? आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।